राहुल, क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? क्या अजीब लग रहा है विक्रम? ये तो हमारा गांव है, हमेशा जैसा ही। नहीं, ये वैसा नहीं है। पहले गांव में बच्चों का शोर होता था, चक्की की आवाज आती थी। अब देखो, हर तरफ एक अजीब सी चुप्पी है, जैसे समय ठहर गया हो। तुम बस ज्यादा सोच रहे हो। फसल कटाई का समय है, सब खेतों में होंगे। खेतों में? लेकिन खेत तो आधे खाली पड़े हैं। और तुम्हें याद है पिछले हफ्ते सुरेश अचानक कहाँ चला गया? किसी को पता नहीं चला। सुरेश थोड़ा आवारा था, शायद शहर चला गया होगा। विक्रम ने हताशा में सिर हिलाया। अगले कुछ दिनों में स्थिति और गंभीर हो गई। गांव की चौपाल पर लोग जमा थे। रामू काका, मैंने कल रात देखा, आपकी बेटी राधा घर पर नहीं थी। सुबह कहाँ गई? मुझे नहीं पता विक्रम। मैं सुबह उठा तो उसका बिस्तर खाली था। मैंने सोचा शायद पड़ोस में गई होगी, लेकिन कोई निशान नहीं है। तभी एक बूढ़ी औरत रोने लगी। क्या हुआ बूढ़ी माँ, आप रो क्यों रही हो? मेरा पोता, मेरा छोटा पोता, जो कल तक मेरे साथ खेल रहा था, आज उसका खिलौना मिला, पर वो खुद नहीं मिला। ये सब क्या हो रहा है? लोग बिना किसी झगड़े, बिना किसी कारण के गांव वाले गायब हो रहे हैं। मैंने तुम्हें चेताया था राहुल, हमारा गांव बदल रहा है। ये किसी सामान्य चोर या डाकू का काम नहीं है। विक्रम ने निश्चय किया कि वो इस रहस्य की तह तक जाएगा। अगली सुबह वो लकड़ियां काटने जंगल की ओर निकल पड़ा। तभी उसे एक चरवाहा मिला जो बहुत घबराया हुआ और अजीब दिख रहा था। चरवाहे भाई, तुम इतने घबराए हुए और अजीब क्यों लग रहे हो भाई? चरवाहा ठिठका। अजीब? यहाँ सब कुछ अजीब ही है जवान। ये गांव अब हमारा नहीं रहा। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हें सिर्फ एक चेतावनी देने आया हूँ। ये गांव अब इस धरातल का हिस्सा नहीं रहा। ये धीरे धीरे किसी और लोक में समा रहा है। ये कैसी पहेली है? लोग क्यों गायब हो रहे हैं? वे गायब नहीं हो रहे, वे भीतर खींचे जा रहे हैं। एक विशाल शून्य है जो इस गांव को निगल रहा है। ये अंत निकट है जवान। तुम अब भी यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कोई उपाय नहीं है इसे रोकने का? उपाय सिर्फ एक प्राचीन रहस्य में छिपा है। जाओ, बाबा रामदास से मिलो। केवल वो ही इस मटके का राज बता सकते हैं। मटका? कैसा मटका? जिस दिन ये गांव बना था, उसी दिन इसे शाप मिला था। उस शाप को एक मटके में बंद करके धरती के नीचे दबा दिया गया था। अब वो मटका खुल रहा है। जाओ, इससे पहले कि तुम भी खींच लिए जाओ। चरवाहा अपनी भेड़ें लेकर तेजी से घने जंगल में गायब हो गया। विक्रम तुरंत गांव की सीमा पर स्थित प्राचीन मंदिर की ओर भागा, जहां बाबा रामदास ध्यान में लीन थे। बाबा, मुझे आपकी सहायता चाहिए। गांव खतरे में है। बाबा रामदास ने आंखें खोली। मैं जानता था तुम आओगे पुत्र। मैंने प्रतीक्षा की है। मुझे सब ज्ञात है। वो मटका, वो शाप और वो रहस्यमय गांव। बाबा, ये कैसा शाप है? चरवाहा कह रहा था कि गांव किसी शून्य में समा रहा है। चरवाहा सत्य कह रहा था। ये गांव सिद्धग्राम कहलाता था, जिसे हजारों वर्ष पहले राजा इंद्रजीत ने बसाया था। राजा ने बल और समृद्धि के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली अनुष्ठान किया था। वो चाहता था कि उसका गांव सदैव अमर रहे, चाहे सृष्टि का अंत ही क्यों ना हो जाए। अमरता का अनुष्ठान? हाँ, लेकिन उसने देवताओं को धोखा दिया। उसने बलि देने का वादा किया, लेकिन लालच में आकर उसने वो बलि नहीं दी जो मांगी गई थी। उसने एक निर्दोष ऋषि की तपस्या को भंग कर दिया और उनके प्राण ले लिए। उस ऋषि ने मरने से पहले राजा और उसके पूरे राज्य को शाप दिया। क्या शाप दिया गया था? शाप ये था कि गांव अपने मूल स्थान से कट जाएगा और मिट्टी के एक पात्र यानी एक मटके में सिमट जाएगा। ये तब तक वहां कैद रहेगा जब तक कोई शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति उस शाप के बीज को नष्ट न कर दे। तो ये मटका कहाँ है
और ये अब क्यों खुल रहा है? मटका गांव के बीचों बीच बरगद की जड़ के नीचे 7 परतों के नीचे दबा हुआ है। वो इसलिए खुल रहा है क्योंकि राजा इंद्रजीत की आत्मा का एक अंश जो उस शाप को जीवित रखता है अब बहुत शक्तिशाली हो गया है। उसने लोगों को खींचना शुरू कर दिया है ताकि वो अपनी शक्ति को पूर्ण कर सके। क्या मुझे उस मटके के भीतर जाना होगा? वही एकमात्र मार्ग है। मटका सिर्फ एक पात्र नहीं है, ये एक आयाम है, एक शापित समानांतर दुनिया है जहां तुम्हारा गांव कैद है। वहां का समय और भौतिकी हमारे लोक से भिन्न है। जो लोग गायब हो गए हैं वो वास्तव में उस मटके के अंदर वाले गांव में पहुंच गए हैं। मुझे क्या करना होगा? तुम्हें उस मटके को तोड़ना होगा, लेकिन बाहर से नहीं। तुम्हें उसके अंदर जाकर शाप के मूल स्रोत को नष्ट करना होगा। वो स्रोत उस राक्षस के रूप में है जिसे राजा की अधूरी इच्छा ने जन्म दिया था। मैं तैयार हूं बाबा, मुझे मटके का रास्ता बताइए। बाबा रामदास ने एक पुराना जड़ी बूटियों से भरा बैग निकाला। ये जड़ी बूटी ले लो, ये तुम्हें उस मटके के द्वार तक सुरक्षित पहुंचाएगी। मटका बरगद की जड़ के पास एक भंवर के रूप में प्रकट हो चुका होगा। तुम्हें निर्भीक होकर उसमें प्रवेश करना है। याद रखना, डर ही वहां का सबसे बड़ा हथियार है। विक्रम ने जड़ी बूटी ली और तुरंत बरगद के पेड़ की ओर भागा। बरगद के नीचे पहुंचकर उसने देखा कि मिट्टी में एक छोटा सा काला और अजीब सा भंवर घूम रहा था। उसने जड़ी बूटी को सूंघा और आंखें बंद करके भंवर में कूद गया। एक तेज रोशनी और जोरदार आवाज आई। जब उसने आंखें खोली तो वो एक अजीब दुनिया में था। चारों ओर मिट्टी की दीवारें थी, लेकिन ऊपर आसमान नहीं था। ये एक गुंबद जैसा था जिसके बीचों बीच वही गांव बसा हुआ था, पर सब कुछ धुंधला और स्थिर था। ये कौन सा लोक है? ना सूरज है ना चांद, फिर भी उजाला है। गांव के घर बिल्कुल वही थे जो बाहर थे, लेकिन उनमें जान नहीं थी। लोग भी थे, लेकिन वे सब मिट्टी की मूर्तियों की तरह जमे हुए थे। राहुल, रामू काका, कोई है? कोई जवाब नहीं मिला। वो आगे बढ़ा और गांव के केंद्र में स्थित एक प्राचीन महलनुमा संरचना के पास पहुंचा। महल के दरवाजे पर एक महिला खड़ी थी। वो दिखने में शालीन थी, लेकिन उसकी आंखें हजारों वर्षों का दुख समेटे थीं। मुझे पता था कि बाहर से कोई आएगा। आप कौन हैं? और ये जगह क्या है? मेरे गांव के लोग कहाँ हैं? मैं इस शापित गांव की रानी हूँ। मेरा नाम प्रियमवदा था और तुम्हारे गांव के लोग वे यहाँ हैं, लेकिन वे उस समय में कैद हैं जब शाप ने उन्हें जकड़ा था। वे तब तक नहीं जाग सकते जब तक ये मटका टूट नहीं जाता। तो ये वही रहस्यमयी गांव है जो मटके के अंदर है, और आप राजा इंद्रजीत की रानी हैं? हाँ, मैं उसकी रानी थी जिसने अपनी सत्ता और अमरता के लालच में हमारे पूरे राज्य को दांव पर लगा दिया। इस मटके ने हमें इस दुनिया से अलग करके एक आयाम में कैद कर दिया। बाबा रामदास ने बताया कि ये शाप राजा के धोखे के कारण लगा था। आप मुझे विस्तार से बताएंगी रानी? जरूर। राजा ने जिस ऋषि को मारा वह स्वयं एक महान सिद्ध थे। उनकी शक्ति को राजा ने कम आंका। जब ऋषि मृत्यु शैया पर थे, उन्होंने अपने क्रोध और तपस्या की शक्ति को एक साधारण मिट्टी के पात्र में सील कर दिया। उन्होंने कहा, इंद्रजीत, तूने मुझे मिट्टी समझा, अब तेरा पूरा राज्य इस मिट्टी के पात्र में सिमट जाएगा। और ये मटका तब से गांव को अपने अंदर समाये हुए है। हाँ, ये मटका वास्तव में शाप और पश्चाताप का मिश्रण है। जब गांव को मटके में खींचा जा रहा था, राजा ने अंततः अपनी भूल स्वीकार की। उसने अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन शाप इतना शक्तिशाली था कि उसकी आत्मा का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही बच पाया। वह हिस्सा जो शुद्ध क्रोध और लालच से बना था, अब यहाँ एक भयानक राक्षस के रूप में मौजूद है। हाँ, वह राक्षस इस मटके का प्रहरी है जो शाप को कभी टूटने नहीं देता। वह हमारी अधूरी इच्छाओं और लालच से शक्ति खींचता है। जब तक वह जीवित है, ये गांव, तुम्हारे लोग और मैं सब यहाँ कैद रहेंगे। जो लोग बाहर से खींच लिए गए हैं, उनकी ऊर्जा उस राक्षस को और मजबूत कर रही है। तो मुझे उस राक्षस को पराजित करना होगा। ये आसान नहीं है। मैंने उसे सदियों से देखा है। वह अत्यंत शक्तिशाली है।
केवल एक ही चीज उसे हरा सकती है, एक ऐसा हृदय जो पूरी तरह से निस्वार्थ हो और जिसे अपने गांव को बचाने की अटल इच्छा हो। उसे उसके शरीर से नहीं बल्कि उस क्रोध और लालच के बीज से मारना होगा जो राजा ने उसमें छोड़ा था। मुझे बताइए वो राक्षस कहाँ है? मैं अपने लोगों को मुक्त कराने आया हूँ। रानी ने महल के पीछे की ओर इशारा किया। वह शापित बरगद के नीचे इंतजार कर रहा है। वह जानता है कि तुम आ गए हो, लेकिन सावधान, वह धोखेबाज है। आपका बहुत धन्यवाद रानी, मेरी जीत पर ही आपकी मुक्ति निर्भर है। जाओ वीर, इस मटके की नियति अब तुम्हारे हाथ में है। विक्रम महल के पीछे की ओर बढ़ा। वहां पहुंचते ही जमीन हिलने लगी और जबरदस्त गर्जना हुई। मिट्टी के टीलों के बीच से एक विशालकाय भयानक आकृति उभरी। वो राक्षस था जिसका शरीर टेढ़ी मेढ़ी मिट्टी और जहरीले धुएं से बना था। राक्षस की आवाज गूंजी। ओह, तो बाहर की दुनिया से एक छोटा सा कीड़ा मेरे साम्राज्य में घुस आया है। तुम सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? मैं तुम्हें हराने नहीं, तुम्हारे शाप के बंधन को तोड़ने आया हूँ। तुम राजा इंद्रजीत का अपूर्ण क्रोध हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्रोध ही शक्ति है। मैं इस मटके का स्वामी हूँ। ये संसार मेरा है। जिन लोगों को मैंने बाहर से खींचा है, उनका दुख मेरी शक्ति है। अब तुम भी मेरी शक्ति बनोगे। तुम झूठ बोलते हो। तुम केवल एक मरी हुई इच्छा के अवशेष हो। तुम वास्तविक नहीं हो। राक्षस हंसा। उसकी हंसी से धूल उड़ी। वास्तविक? मैं हजारों वर्षों से वास्तविक हूँ। मैं इस मटके की नींव हूँ। तू इस वास्तविकता को कभी नहीं तोड़ पाएगा। मैं जानता हूं कि तुम्हें कैसे हराया जा सकता है। रानी ने बताया कि तुम्हारी शक्ति राजा के लालच और धोखे में है। तुम लोगों के डर और लालच पर पलते हो। तो क्या तुम क्या कर सकते हो? मेरे पास मिट्टी और समय की शक्ति है। मेरे पास वो है जो तुम्हारे पास कभी नहीं था, निस्वार्थ प्रेम, अपने गांव के लिए, अपने दोस्तों के लिए। ये प्रेम तुम्हारी नींव को हिला देगा। राक्षस ने एक विशाल मिट्टी का डंडा विक्रम की ओर फेंका। विक्रम फुर्ती से किनारे हटा। उसे याद आया कि बाबा रामदास ने कहा था कि डर सबसे बड़ा हथियार है। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर के सारे डर को त्याग दिया। तुम इस मटके के अंदर कैद हो राक्षस। मैं तुम्हें वो जगह दिखाऊंगा जहां ना लालच है ना डर। तू मुझे ज्ञान दे रहा है। विक्रम ने अपनी आंखें खोली और अपनी पूरी ऊर्जा को केंद्रित किया। तुम्हारी शक्ति राजा के अपूर्ण बलिदान पर टिकी थी और मैं यहाँ पूर्ण बलिदान देने आया हूँ। मैं इस शाप को स्वीकार करता हूँ, लेकिन अपने लोगों की आजादी के लिए। विक्रम ने राक्षस के हृदय पर, जहां से धुएं का एक काला सा पुंज निकल रहा था, सीधे हमला किया। उसने अपने हाथों में कोई अस्त्र नहीं लिया, बल्कि अपनी आत्मा की शुद्ध इच्छा को केंद्रित किया। नहीं, ये शुद्धता, ये मुझे जला रही है। तुम पराजित हो अधूरी इच्छा। ये शाप अब समाप्त होता है। विक्रम की शुद्ध इच्छा उस काले धुएं के पुंज में समा गई। राक्षस ने एक भयानक चीख मारी। उसका विशाल शरीर अचानक मिट्टी के बड़े बड़े ढेलों में बदल गया और जमीन पर बिखर गया। जैसे ही राक्षस नष्ट हुआ, मटके के अंदर के गांव में एक कंपन हुआ। रानी प्रियंवदा के चेहरे पर हजारों वर्षों के बाद पहली बार शांति दिखी। तुमने कर दिखाया वीर, तुमने शाप को तोड़ दिया। क्या अब सब ठीक हो जाएगा? यह मटका अब अपनी पकड़ खो रहा है। ये आयाम बिखर रहा है। अब ये शाप उस धरती पर वापस चला जाएगा जहां से इसे जन्म मिला था। अब तुम और तुम्हारे लोग मुक्त हो। चारों ओर की मिट्टी की दीवारें टूटने लगी। गांव के जो लोग जमे हुए थे वे धीरे धीरे हिलने लगे। राहुल ने करवट ली और आंखें खोली। विक्रम, मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या हुआ था? तुम सुरक्षित हो राहुल। हम आजाद हो रहे हैं। रानी का शरीर धीरे धीरे पारदर्शी हो रहा था। मेरा समय समाप्त हो गया। मैं अब उस ऋषि से क्षमा मांगने जा सकती हूँ। रानी, हमें भूल जाना विक्रम, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना कि लालच हमेशा कीमत मांगता है। रानी प्रियंवदा हवा में विलीन हो गई। मटके के अंदर की दुनिया पूरी तरह से ध्वस्त होने लगी। विक्रम और गांव के लोग, जो अब होश में आ चुके थे, एक तेज रोशनी की ओर खिंचने लगे।
बाहर बरगद के पेड़ के नीचे एक भयानक गड़गड़ाहट हुई। बाबा रामदास ने आंखें खोली। शाप टूट गया। गांव के बीचों बीच दबी हुई प्राचीन मिट्टी का मटका हजारों टुकड़ों में बिखर गया। अगले ही पल विक्रम और उसके गांव के सभी लोग जो गायब हुए थे, सुरक्षित और ठीक उसी स्थान पर खड़े थे जहां से वे खींचे गए थे। विक्रम, मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या हुआ था? थे राहुल, हम सब थे, लेकिन अब वो सपना टूट गया है। हम वापस आ गए? हाँ काका, हमारा गांव फिर से इस धरातल पर है। अब यहाँ केवल मिट्टी का पात्र था जिसमें हमारे बुरे दिन कैद थे, अब वो भी नहीं रहा। तुमने गांव को बचा लिया पुत्र। तुमने सिर्फ एक राक्षस को नहीं, हजारों साल पुराने शाप को तोड़ा है। अब ये गांव फिर कभी उस लालच का शिकार नहीं होगा। ये मेरी जीत नहीं बाबा, ये उन सभी लोगों की जीत है जो डर के बावजूद अपने गांव से प्यार करते रहे। गांव में बच्चों का शोर फिर से गूंजने लगा और चक्की की आवाज फिर से सुनाई देने लगी। वो चुप्पी हमेशा के लिए टूट चुकी थी। ये कहानी है बीरामपुर गांव की, जो कभी खुशहाल हुआ करता था, लेकिन आज अमावस की काली रात में यहां परिंदा भी पर नहीं मारता। हवाओं में सिर्फ खौफ है और एक पुरानी हवेली के खंडहर से आती रोने की आवाजें। अरे ओ काका, जल्दी कदम बढ़ाओ, सूरज डूबने वाला है। तुम्हें पता नहीं क्या कि आज अमावस की रात है। अगर अंधेरा होने से पहले घर नहीं पहुंचे तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ रामू बेटा, जानता हूँ। जब से वो मनहूस घड़ी इस गांव पर आई है, तब से तो दिन में भी डर लगता है। लेकिन क्या करें, पेट की आग बुझाने के लिए खेत पर तो जाना ही पड़ता है। चलो, जल्दी चलो। काका, कल रात मैंने फिर वही आवाज सुनी थी, वही पायल की छन छन और फिर किसी के चीखने की आवाज। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे लगता है आज रात वो डायन फिर किसी को उठा ले जाएगी। चुप कर पागल, उसका नाम मत ले। दीवारों के भी कान होते हैं। अगर उसने सुन लिया तो अगली बारी हमारी ही होगी। जल्दी घर में घुस जाओ और दरवाजा बंद कर लो। गांव में दहशत का माहौल था, हर कोई डरा हुआ था। तभी गांव के बीचों बीच बनी चौपाल पर कुछ लोग और गांव का सरपंच ठाकुर गजेंद्र सिंह बैठे थे। तुम लोग क्या औरतों की तरह डर कर बैठे हो? मैंने कितनी बार कहा है कि ये सब वहम है। कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है यहाँ। ये सब तुम गवारों का अंधविश्वास है। नहीं सरपंच जी, ये अंधविश्वास नहीं है। परसों रात हरि को उस चुड़ैल ने बरगद के पेड़ पर उल्टा लटका दिया था। उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थीं। मैंने अपनी आंखों से उसकी लाश देखी है। अरे तो क्या हुआ? हो सकता है किसी जंगली जानवर ने हमला किया हो या फिर किसी पुराने दुश्मन ने उसे मार डाला हो। तुम लोग बेकार में एक मरी हुई औरत को बीच में ला रहे हो। चंपा मर चुकी है और मुर्दे वापस नहीं आते। पर सरपंच जी, हरि मरने से पहले बस एक ही नाम ले रहा था, चंपा चंपा, और हमने खुद उस खंडर की तरफ लाल साड़ी में एक परछाई को जाते देखा है। बस करो, मैं अब और बकवास नहीं सुनना चाहता। अगर कोई डरता है तो वो अपने घर में दुबक कर बैठे। मैं इस गांव का सरपंच हूं, मुझे किसी आत्मा का डर नहीं। सब अपने काम पर जाओ। सरपंच के अहंकार ने गांव वालों का मुंह बंद करा दिया, लेकिन डर कम नहीं हुआ। उसी रात गांव में शहर से पढ़कर आया एक नौजवान रवि बस से उतरता है। अरे, इतनी रात गए पूरा गांव वीरान क्यों पड़ा है? अभी तो सिर्फ 8 बजे हैं। बचपन में तो इस समय तक चौपाल पर भीड़ लगी रहती थी। काका के घर की लाइट जल रही है, उन्हीं से जाकर पूछता हूँ। काका, ओ काका, दरवाजा खोलिए। मैं रवि हूँ, शहर से आया हूँ। कौन है? रवि? रुक बेटा, अभी खोलता हूँ। जल्दी अंदर आजा, बाहर खड़ा रहना ठीक नहीं है।
क्या हुआ काका? आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? और पूरा गांव शमशान जैसा शांत क्यों है? मुझे तो लगा था मेरी छुट्टियों में यहाँ खूब रौनक मिलेगी। रौनक तो कब की चली गई बेटा। अब तो यहाँ सिर्फ मौत का नंगा नाच होता है। अच्छा हुआ तू आ गया, लेकिन तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये गांव अब रहने लायक नहीं बचा है। आप कैसी बातें कर रहे हैं काका? साफ साफ बताइए क्या बात है। मैंने रास्ते में भी अजीब सी भारी हवा महसूस की थी। बेटा, ये सब उस चंपा का किया धरा है। वो अब इंसान नहीं रही, चुड़ैल बन गई है। पिछले 6 महीनों में 5 लोगों को मार चुकी है वो। और वो सिर्फ मारती नहीं है, तड़पा तड़पा कर जान लेती है। चंपा? वही चंपा काकी जो मुझे बचपन में आम खिलाया करती थी। वो तो बहुत ही नेक दिल औरत थी। उनकी मौत तो बीमारी से हुई थी ना? मुझे चिट्ठी में यही बताया गया था। यही तो झूठ है रवि। हम सब ने अपनी जुबान सिल ली थी डर के मारे। चंपा बीमारी से नहीं मरी थी, उसे मारा गया था। और मारने वाला कोई और नहीं, हमारे गांव का सरपंच गजेंद्र सिंह है। क्या? सरपंच जी ने चंपा काकी को मारा? लेकिन क्यों? उनका क्या बिगाड़ा था उस बेचारी ने? चंपा की जमीन, वो जमीन जो गांव के नहर के पास है, सरपंच उसे हथियाना चाहता था। चंपा ने अंगूठा लगाने से मना कर दिया तो एक रात सरपंच और उसके गुंडों ने उसे घर से उठाया और फिर उसकी लाश अगले दिन कुएं में मिली। सरपंच ने कह दिया कि वो पैर फिसलने से गिर गई। ये तो बहुत बड़ा जुल्म है काका। और आप सब चुप रहे, किसी ने पुलिस को नहीं बताया। इसी चुप्पी की वजह से आज वो चुड़ैल बनकर बदला ले रही है। लेकिन वो निर्दोष गांव वालों को क्यों मार रही है? क्योंकि जब उस पर जुल्म हो रहा था तब पूरा गांव खामोश था। हरी, रामू के बापू, वो सब गवाह थे, पर सरपंच के डर से कोई नहीं बोला। इसलिए वो सबको सजा दे रही है। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही। अगर ऐसा है तो ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। वो सबको मार देगी और अंत में सरपंच को भी। लेकिन इसमें बेकसूर लोग भी पिस रहे हैं। मुझे कुछ करना होगा। तू पागल मत बन रवि। तू शहर का पढ़ा लिखा लड़का है, इन ताकतों से नहीं लड़ सकता। वो खून की प्यासी है। तू कल सुबह ही वापस चला जा। नहीं काका, मैं भागूंगा नहीं। अगर चंपा काकी बदला लेना चाहती हैं तो इसका मतलब है कि वो न्याय चाहती हैं। मुझे उनसे मिलना होगा। नहीं रवि, वहां मत जाना। उस बरगद के पेड़ के नीचे जाना मतलब मौत के मुंह में जाना है। डरिए मत काका, सच्चाई मेरे साथ है। मुझे आज रात ही उस बरगद के पेड़ के पास जाना होगा। मुझे जानना है कि वो आखिर चाहती क्या है। रवि काका की चेतावनी को अनसुना करके अंधेरी रात में गांव के पुराने बरगद के पेड़ की तरफ चल पड़ता है। हवाएं तेज हो जाती हैं और माहौल में एक अजीब सी गंध फैल जाती है। चंपा काकी, मैं रवि हूँ, शंभू का बेटा। मैं जानता हूँ आप यहाँ हैं। मैं आपसे लड़ने नहीं आया हूँ, मैं आपकी तकलीफ समझने आया हूँ। सामने आइए। मुझे पता है आपके साथ बहुत गलत हुआ है। सरपंच ने जो आपके साथ किया उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए, गांव वालों को नहीं। हरी और बाकी लोग डरपोक थे, मुजरिम नहीं। असली मुजरिम अभी भी जिंदा घूम रहा है। आप मुझे सुन सकती हैं ना? वो देखिए, मैं आपके लिए वही गुड़ की गजक लाया हूँ जो आप मुझे बचपन में देती थी। मैं आज भी आपको अपनी माँ जैसा मानता हूँ। प्लीज सामने आइए। तभी अचानक तेज आंधी चलती है और पेड़ से एक भयानक आकृति नीचे उतरती है। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल हैं और बाल हवा में उड़ रहे हैं। रवि, तू यहाँ क्यों आया? चला जा यहाँ से। यहाँ सिर्फ मौत है। मेरा प्रतिशोध अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं इस पूरे गांव को राख कर दूंगी। नहीं काकी, ये प्रतिशोध नहीं है, ये तबाही है। आप उन लोगों को मार रही हैं जो सिर्फ डरे हुए थे। लेकिन जिसने आपका खून किया वो सरपंच तो आज भी अपनी हवेली में आराम से सो रहा है। क्या ये न्याय है? न्याय? न्याय तो मुझे तब भी नहीं मिला जब मैं जिंदा थी। उस सरपंच ने मेरी जमीन के लिए मेरी जान ले ली और ये गांव वाले ये सब तमाशा देखते रहे। इन्हें जीने का कोई हक नहीं है।
मैं मानता हूँ गांव वालों से गलती हुई, लेकिन काकी अगर आप सबको मार देंगी तो सरपंच का सच कभी सामने नहीं आएगा। वो दुनिया की नजर में शरीफ ही रहेगा। क्या आप नहीं चाहती कि पूरी दुनिया देखे कि वो कितना बड़ा शैतान है? मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगी, उसका खून पीऊंगी, तब मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। और उसके बाद आप फिर भी इसी पेड़ से बंधी रहेंगी, एक भटकती आत्मा बनकर। काकी, मैं आपको मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ सरपंच को कानून के हिसाब से और समाज के सामने ऐसी सजा मिलेगी कि उसकी आने वाली 7 पुश्तें याद रखेंगी। बस मुझे एक मौका दीजिए। तू अभी बच्चा है रवि, वो सरपंच बहुत चालाक है, वो तुझे भी मार देगा। वो मुझे नहीं मार पाएगा। मेरे पास एक योजना है, लेकिन उसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। आपको कल रात चौपाल पर आना होगा, लेकिन मारकाट करने नहीं, बस डराने के लिए। बाकी काम मैं संभाल लूंगा। क्या आप मुझ पर भरोसा करेंगी? अगर तू असफल हुआ रवि, तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये मेरी आखिरी चेतावनी है। मुझे मंजूर है। अगली सुबह रवि गांव में एक नई खबर फैला देता है। वो सीधा सरपंच की हवेली पहुंचता है। प्रणाम सरपंच जी, मैं रवि, शंभू का बेटा। हाँ हाँ, सुना है तू कल रात आया है। कहो क्या काम है? और सुना है तू गांव वालों को भड़का रहा है कि तू उस चुड़ैल को भगा सकता है। भड़का नहीं रहा सरपंच जी, सच कह रहा हूँ। मैं शहर से एक बड़े तांत्रिक को जानता हूँ। मैंने उनसे बात की है। उन्होंने कहा है कि चंपा की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसकी अधूरी इच्छा पूरी होगी। अधूरी इच्छा? क्या बकवास है ये? उसे क्या चाहिए? वो कह रही है कि उसकी जमीन के कागजात में कुछ गड़बड़ थी। वो चाहती है कि आज रात चौपाल पर आप सबके सामने उस जमीन का असली सच बता दें। तांत्रिक ने कहा है कि अगर आपने सच नहीं बोला तो आज रात वो आपके वंश का नाश कर देगी। वो अब तक गांव वालों को मार रही थी, लेकिन आज रात उसका निशाना सिर्फ आप हैं। तुझे क्या लगता है मैं इन धमकियों से डर जाऊंगा? मैंने उसे जिंदा रहते नहीं छोड़ा तो मरने के बाद क्या बिगाड़ लेगी? लेकिन ठीक है, अगर गांव वालों का वहम दूर करना है तो आज रात चौपाल लगेगी। मैं भी देखूं कौन सी चुड़ैल आती है। सरपंच जी, समय हो गया है। तांत्रिक जी ने कहा था कि ठीक 12 बजे चंपा की आत्मा आएगी। अगर आपने उससे पहले अपनी गलती नहीं मानी तो अनर्थ हो जाएगा। चुप कर छोकरे, मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा। वो जमीन मेरी थी और मेरी रहेगी। चंपा एक जिद्दी औरत थी। उसने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की, इसलिए क्या सरपंच जी, रुक क्यों गए? बता दीजिए सबको। इसलिए उसका मरना जरूरी था। हाँ, सुन लो सब लोग, मैंने ही उसे मरवाया था। और अगर कोई मेरे खिलाफ गया तो उसका भी वही हाल होगा जो चंपा का हुआ। कोई चुड़ैल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सरपंच की बात पूरी होते ही अचानक तेज आंधी चलने लगी। मशालें बुझने लगी। बादलों की गरज से आसमान थर्रा उठा। देखो, वहां पेड़ के ऊपर वो देखो, लाल साड़ी में कोई है। कौन है वहां? सामने आओ। मैं गजेंद्र सिंह हूं। मैं किसी से नहीं डरता। गजेंद्र, मेरे कातिल, तूने अपना गुनाह कबूल कर लिया। चंपा हवा में तैरते हुए नीचे उतरी। उसका भयानक रूप देखकर सरपंच की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो अपनी कुर्सी से गिर पड़ा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम मर चुकी हो। तुम मुझे नहीं मार सकती। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। आज तुझे कोई नहीं बचाएगा गजेंद्र। तूने मेरी जमीन ही नहीं, मेरी इज्जत और मेरी जान भी ली। आज तेरा हिसाब होगा। रुकिए काकी, इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अब कानून अपना काम करेगा। तभी पुलिस की जीप के सायरन की आवाज आती है। रवि ने पहले ही शहर से पुलिस बुला ली थी और सरपंच का कबूलनामा रिकॉर्ड कर लिया था। गजेंद्र सिंह,
तुम्हें चंपा देवी की हत्या और गांव वालों को धमकाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं और ये रिकॉर्डिंग कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ सबसे बड़ा सबूत होगी। नहीं इंस्पेक्टर, ये सब झूठ है। ये लड़का और ये भूत, ये सब मिले हुए हैं। ये मुझे फंसा रहे हैं। भूतों का तो पता नहीं सरपंच, लेकिन लाशें कभी कभी सच बोल देती हैं। तुम्हारे 2 आदमियों ने थाने में पहले ही गवाही दे दी है कि तुमने ही चंपा को कुएं में फेंकवाया था। ले चलो इसे। पुलिस सरपंच को हथकड़ी लगाकर ले जाती है। गांव वाले जो सालों से डरे हुए थे, आज राहत की सांस लेते हैं। रवि मुड़कर देखता है, चंपा अब अपने भयानक रूप में नहीं, बल्कि एक साधारण महिला के रूप में खड़ी है। उसके चेहरे पर शांति है। तेरा शुक्रिया बेटा, आज मेरे मन का बोझ उतर गया। आज मुझे असली मुक्ति मिली है। इस गांव का ख्याल रखना रवि। आप चिंता मत कीजिए काकी, अब इस गांव में कोई अन्याय नहीं होगा। आप चैन से जाइए। देखते ही देखते चंपा की आकृति हवा में धुएं की तरह विलीन हो गई। गांव से वो मनहूस साया हमेशा के लिए हट गया। अगली सुबह सूरज की किरणें एक नई उम्मीद लेकर आईं। रवि बेटा, तूने तो चमत्कार कर दिया। तूने न सिर्फ हमारी जान बचाई, बल्कि इस गांव को उस पापी सरपंच से भी मुक्त करा दिया। हम तेरा एहसान कैसे चुकाएंगे? एहसान कैसा काका? ये मेरा भी गांव है। बस एक बात याद रखिएगा, जुल्म सहना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना जुल्म करना। अगर आप सब पहले ही बोल पड़े होते तो शायद चंपा काकी को चुड़ैल नहीं बनना पड़ता। तुम सच कहते हो भैया, हम कसम खाते हैं, अब से हम किसी भी अन्याय के खिलाफ चुप नहीं रहेंगे। बस यही असली बदलाव है। चलो अब खेत चलते हैं, बहुत काम बाकी है। और इस तरह बीरामपुर गांव की काली रात खत्म हुई। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और एक भटकती आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई।